गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। कल हमने हेलो एल्केन के बनाने की सामान्य विधियों का अध्ययन किया। आज हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुण। क्या करेंगे? भौतिक गुण। पहले भौतिक फिर रासायनिक गुण। पहला है, शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन रंगहीन होते हैं। रंगहीन क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। शुद्ध अवस्था में हेलो एल्केन रंगहीन होते हैं, लेकिन आकार बड़ा होने के कारण आयोडीन और ब्रोमाइड के जो यौगिक है वो प्रकाश की संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। यानी कि Br एल्किल ब्रोमाइड और Ri ये ऐसे हैलाइड है, वो प्रेजेंस ऑफ लाइट या प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं, कलर्ड यानी येलो नज़र आते हैं। तो आ जाता है कारण बताइए। हेलो एल्केन में क्लोरो एल्केन रंगहीन होते हैं, लेकिन ब्रोमो और आयोडो एल्केन पीले या रंगीन क्यों होते हैं? जवाब यही है कि प्रकाश के संपर्क में आने पर एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड रंगीन यानी कि येलो कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। कारण इनके जो बाह्य कोश आकार बड़ा होने से बाह्य कक्ष के इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करके उच्च कक्षाओं में उत्तेजित हो जाते हैं और वापस जब लौटते हैं तो अवशोषित प्रकाश को पुनः वो प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। आपके वर्ग 17 में है। कारण बताइए, हेलो एल्केन रंगीन होते हैं, वहाँ ये बात वही उसका जवाब है। उसके बाद में नंबर 2, जो वाष्पशील हैलाइड है वो सुगंधमय होते हैं, यानी उनमें विशेष प्रकार की गंध आती है। कौन से? वाष्पशील हैलाइडों में। नंबर 3, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड। ये ऐसे हैलाइड है जो सामान्य ताप पर क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था। एक में वो भी होते हैं CFCB, CFC। 4 हैलाइड ऐसे हैं। कौन कौन से? मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड और फ्लोरोक्लोरो CFC, फ्लोरोक्लोरो एल्केन। इन्हें हमें क्या बोलते हैं? फ्रियोन। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। ये केवल गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य सदस्य द्रव और जो सदस्य उच्चतर है वो क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नंबर 4, चूंकि C बॉन्ड X क्या होता है? ध्रुवीय। क्या होता है? ध्रुवीय। इस कारण में क्या होता है? द्विध्रुव वान डेर वाल बल, यानी कि इनके अणुओं में अणु क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं, और ध्रुवीय अणु होने के कारण इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल यानी कि द्विध्रुव बल क्या होता है? प्रबल होता है। यही कारण है कि ये अपने समावयवी हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं और ये ध्रुवीय होते हैं। तो क्या कारण है?
वांडरवाल बल के कारण ये हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं। नंबर 5, इनके क्वथनांक ज्यों जैसे आर, एफ, आर, सी एल, आर, बी आर, आर आई इस क्रम में बढ़ते हैं। एल्किल समूह समान हो तो ज्यों आकार बढ़ता है तो इनके अणुभार क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अणुभारों का क्वथनांक बढ़ते हैं। ज्यों हेलो एल्केन के अणुभार बढ़ते हैं तो इनके द्रव्यमान में वृद्धि से और इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होने के कारण अणुओं के मध्य अधिक आकर्षण होता है और इनके क्वथनांक और गलनांक में वृद्धि होती है। यही कारण है कि आर आई का क्वथनांक सबसे अधिक होता है और आर एफ का कम। बोर्ड में आ जाते हैं कि आपको चारों दिए होंगे, जैसे CH3 F, CH3 Cl, CH3 Br, CH3 I, ये 4 हेलो एल्केन दिए होंगे और पूछेंगे कि इनको इनके क्वथनांक के घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो क्रम कौन सा हो जाएगा, बढ़ता क्रम, और ये हो जाएगा घटता क्रम। सर्वाधिक क्वथनांक किसका होता है, CH3I का होता है। उसके बाद समायोगी जैसे CH3, CH2, 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 Cl, ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इनके क्वथनांक यानी समायोगी हेलो एल्केन के क्वथनांक शाखा बढ़ने के साथ साथ घटते हैं। यानी कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है और नियो का सबसे कम। इसमें इसका करीब 375 है, 360 है, 348 है, ये घटता हुआ क्रम है। तो परीक्षा में आ जाता है कि आपको ये ब्यूटिल ब्रोमाइड के ब्रोमाइड है क्या, ब्यूटिल ब्रोमाइड के समायोगी दिए होंगे और ये पूछ सकता है कि इनके क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखिए या घटता क्रम लिखिए। तो ध्यान क्या रखना है, समायोगी हेलो एल्केन में श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में कमी आती है। कारण क्यों कमी आती है, देखिए नॉर्मल एल्केन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है। जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा अणुओं के बीच दूरी क्या होगी, कम होगी, उतना ही उनके मध्य अंतराण्विक बल वांडरवाल बल अधिक प्रबल होते हैं। यही कारण है कि नॉर्मल हेलो एल्केन के क्वथनांक अधिक होते हैं। आइसो नियो हेलो एल्केन में पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है और इनके क्वथनांक में भी कमी हो जाती है। अब चलिए एरोमेटिक जैसे डाइक्लोरो बेंजीन, ये 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन है, ये इसका समायोगी आर्थो, ये पैर आर्थो बाद में मेटा है और ये पैरा है। तो इनके क्वथनांक जैसे 450 है, 400
48 है, 447 है। यहाँ लगभग क्या है, कथनांक क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं। लेकिन MP मेल्टिंग पॉइंट जो पैरा समायोजी का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिए, डाई व्युत्पन्न बेंजीन जैसे आर्थो मेटा और पैरा बेंजीन, तो इन समाविवियों में जो कथनांक है वो लगभग क्या होता है, इनके समान होते हैं। लेकिन गलनांक जो पैरा समाविवी है उसका गलनांक आर्थो और मेटा की अपेक्षा अधिक होता है। कारण कि जो पैरा समाविवी है उसकी सममिति संरचना होने के कारण क्रिस्टल में इनका समायोजन आसानी से हो जाता है। यही कारण है कि पैरा समाविवी का गलनांक आर्थो और मेटा समाविवी की अपेक्षा अधिक होता है। और अंतिम गुण भौतिक में रह गया इनका जल में विलेयता। क्या, जल में विलेयता। नंबर 7, जल विलेयता। अपने 4 सीरीज है, एल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, अम्ल भी है, एमीन और हेलो एल्केन है। तो ये यद्यपि कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, क्योंकि वे लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। क्योंकि ये सहसंयोजक यौगिक और सहसंयोजक विलायक में विलेय होते हैं। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जल में विलेय भी हो जाते हैं। जल एक ध्रुवीय विलायक है, कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय है। इनमें जैसे अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एमीन है, कीटोन, एल्डिहाइड, ये तो जल में घुल जाते हैं, क्योंकि इनमें OH या NH समूह ध्रुवीय होता है और ध्रुवीय होने के कारण वो जल अणुओं के साथ अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इस कारण क्या होता है, जल में अल्कोहल है, ये अम्ल है, ये घुल जाते हैं। लेकिन यद्यपि हेलो एल्केन भी ध्रुवीय है, इनको भी जलने के अंदर घुल जाना चाहिए, लेकिन हेलो एल्केन जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। कैसे विलेय होंगे? हेलो एल्केन को जल में विलेय करने के लिए इनके पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि जो एक तो इनका जो हैलोजन कार्बन ध्रुवीय बंध है उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, और एक जल के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध को तोड़ने में ऊर्जा चाहिए। तो जितनी ऊर्जा इनके C बॉन्ड X और जल अणु के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए चाहिए, वो ऊर्जा इनके पास उपलब्धि नहीं होती है। यानी हेलो एल्केन अणुओं के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो जल के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ सके और अपने ही अणु को आयनों में तोड़ सके। इस कारण ऊर्जा कम होने के कारण हेलो एल्केन क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि कारण बताइए, हेलो एल्केन जल में अविलेय क्यों होते हैं, यद्यपि ये ध्रुवीय होते हैं। तो हेलो एल्केन की जल में विलेयता के 2 कारण हैं। नंबर 1, हैलोजन कार्बन हैलोजन बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा। नंबर 2, जल के अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध को तोड़ने की ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं का जो योग है वो इनको जल में मिलाने से जो कुल ऊर्जा वो कम होती है, ये ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण हैलोजन जो होते हैं वो जल के अणुओं को तोड़ नहीं पाते और ये जल में अविलेय होते हैं। तो ये थे हेलो एल्केन के भौतिक गुण। अब यहाँ मैंने 7 क्वेश्चन है, 7 में एक क्वेश्चन आ जाता है, फिर सारे मैं रिपीट कर देता हूँ। कैसे? नंबर 1, हेलो एल्केन रंगहीन होते हैं।
लेकिन एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन कलर यानी कि पीले दिखाई देते हैं। तो आ जाता है कौन से हैलोजन रंगीन होते हैं? आंसर RBr-RI। कौन से रंगीन होते हैं? RCl-RF। कारण कि आकार बड़ा होने के कारण ब्रोमीन और आयोडीन के बाएं कोश के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अब्जॉर्ब करके उच्च कक्षाओं को उत्तेजित हो जाते हैं। फिर आता है मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड और फ्रियोन। 4 हैलो एल्केन ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब आ जाता है कि 2 ऐसे हैलोजन के नाम बताइए जो केवल गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो सदस्य है द्रव और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? द्रव होता है। आइडोफॉर्म द्रव होता है, ये ठोस होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव होता है। फिर है कि ध्रुवीय अणु C बॉन्ड X ध्रुवीय होने के कारण इनमें अंतराण्विक बल, वांडरवाल बल, कौन सा? द्विध्रुव वांडरवाल बल की उपस्थिति के कारण इनके अणुओं में आकर्षण रहता है, जिस कारण इनके समायोजी हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा ये उच्च अणुभार वाले, उच्च गलनांक, उच्च कवनांक वाले होते हैं। उसके बाद में एक ही एल्केन अणु है के हैलाइड है, जैसे CH3I, CH3Br, CH3Cl, CH3F। इनके कवनांक का क्रम आ जाए तो चूंकि इनके कवनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, क्योंकि अणुभार बढ़ने से इनके आकार बढ़ते हैं, आकार बढ़ते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है, तो इनके जो अणु है वे दूसरे के अधिक निकट आएंगे। निकट आने पर अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक लगता है और इनके कवनांक में वृद्धि होती है। यही कारण है कि हैलो आयोडाइड उच्च गलनांक कवनांक वाले होते हैं। उसके बाद समायोजी हैलो एल्केन के कवनांक है वो श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ कवनांक में कमी आती है, यानी नॉर्मल हैलो एल्केन उच्च कवनांक वाला होता है और निम्न, कारण कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। उसके बाद बेंजीन के द्विप्रतिस्थापित डाइक्लोरो डाइब्रोमो जो हैलाइड है उनके कवनांक तो लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इन तीनों समावियों के कवनांक लगभग समान है, लेकिन जो गलनांक है वो केवल और केवल पैरा समाविवी का गलनांक मेटा और आर्थो से अधिक होता है। कारण इसकी सममिति ज्यामिति होती है, क्रिस्टल का समायोजन आसानी से हो जाता है। यही कारण है कि पैरा समायोजी अधिक गलनांक वाले होते हैं। और अंतिम ये बताया मैंने, ये जल में अविलेय होते हैं, कारण इनके ध्रुवीय बंध और जल के हाइड्रोजन बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा इनके पास उपलब्ध ही नहीं होती है। यही कारण है कि जल में अविलेय होते हैं। इसके बाद आता है इसका नेक्स्ट बिंदु आता है इनके रासायनिक गुण। क्या आता है? रासायनिक गुण। तो इनके रासायनिक गुणों में मुख्यतः इनकी 4 क्रियाएं हैं। वैसे मुख्य क्रिया एक ही है, वैसे टोटल 4 क्रिया है। मुख्य क्रिया कौन सी है? नाभिक दही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और अपचन अभिक्रिया। लेकिन
हेलो एल्केन में क्रिया कौन सी मुख्य रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुण। मुख्य पहला है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। +1 में आपको इन क्रियाओं का अध्ययन कराया गया था। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। तो हेलो एल्केन की मुख्य क्रिया क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसे क्रियाएं जिनमें अभिकारक हेलो एल्केन से एलोजन परमाणु का नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन होता है, इन्हें क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NU क्या होता है? नाभिक स्नेही प्लस CH3X। तो चूंकि ये CH3X क्या होता है? ध्रुवीय होता है, और इसमें जो नाभिक स्नेही है वो कहाँ आक्रमण करेगा? इसमें हेलोजन का प्रतिस्थापन कर देगा +X-। इसको ऐसे शो कर सकते हैं अपने इस प्रकार, ये एक हेलोजन अणु है प्लस OH ले लिए, नाभिक स्नेही ले लीजिए। इससे क्या होगा कि इसमें X का विलोपन हो जाए। इस क्रियाओं में हेलो एल्केन अणु पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो हेलोजन परमाणु का नाभिक स्नेही के द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन। तो यहाँ क्या होता है कि हेलो एल्केन में ये दो प्रकार से क्रिया होती है। एक होती है SN1, एक होती है SN2। इससे पहले ये भी बता दूं कि यहाँ जो X है, क्योंकि ये क्या हो जाता है? OH क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? अवशिष्ट समूह, अवशिष्ट समूह, अवशिष्ट समूह। तो परीक्षा आ जाता है कि अवशिष्ट समूह क्या होता है? हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही के द्वारा हेलोजन परमाणु का क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन। इन्हें क्या बोलते हैं? अवशिष्ट समूह। अब चूंकि ये 4 F, Cl, Br और I, इनमें क्या होता है? इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। यानी अगर इनमें I है सबसे अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। अगर क्रम आ जाए कि इन एलोजन परमाणुओं को अवशिष्ट समूह की क्रियाशीलता क्रम में लिखिए, तो चूँकि I की ऋणात्मक सबसे कम होती है, यानी C/I जो होता है सबसे दुर्बल। यहाँ जो अगर I हो, ये सबसे क्या होता है? दुर्बल होता है। यानी कि हेलोजन में अवशिष्ट समूह के रूप में आयोडाइड सबसे अधिक सक्रिय होता है। इसलिए परीक्षा आ जाए कि CH3I, CH3Cl, Br, इनको क्रियाशीलता के क्रम में लिखिए, तो आयोडाइड जो होंगे वो सबसे अधिक सक्रिय होंगे। अब यहाँ हमने इन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया इसमें 2 प्रकार की होती है, SN1, SN2 दोनों की क्रिया विधि भी है। तो पहली क्रिया क्या होती है? SN1। क्या होती है? SN1। पूरा नाम क्या होगा? SN1।
जैसे ऐसे बोलते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी मोनो मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक अणु के नाभिक ने ही प्रतिस्थापन क्रिया, यानी जब क्रिया होती है, क्रिया दो चरण में होती है। उनमें प्रथम चरण क्या होता है, धीमा होता है, और द्वितीय चरण क्या होता है, फास्ट होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल धीमा पद ही अभिक्रिया वेग का निर्धारक होता है। तो जितने मंद गति के वेग में अणु भाग लेते हैं वही इसकी अभिक्रिया की कोटि होती है, और वेग उसी पर निर्भर करता है। इसका नाम एक अणु क्यों नाम दिया गया है? यद्यपि यह क्रिया दो चरण में होती है, इससे द्विगुणित होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रथम चरण है वो धीमी गति से होता है, जिसमें धीरे धीरे हैलोजन बंध टूटता है और मध्यवर्ती स्पीशीज कार्बोनियम आयन बनती है। वो कार्बोनियम आयन द्वितीय चरण में तुरंत नाभिक स्नेह से क्रिया करके यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि प्रथम पद एक वेग निर्धारक पद है, इस पद में केवल एल्किल हैलाइड का ही अणु भाग लेता है, इसलिए से असंवन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया अधिकांश या मुख्यतः तृतीयक हैलो एल्केन में होती है। जैसे जब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड नाभिक स्नेही की प्रेजेंस में जब क्रिया करता है तो इसमें इसकी जैसे दर्शाते हैं, क्रिया समझ क्रिया विधि बताएंगे। ये क्रिया इसका चरण है, बोर्ड में समीकरण दी होगी आपको, और आपको बताना होगा इसी क्रिया विधि समझाइए। ये क्रिया है, परीक्षा में क्रिया आपको दे दें, पूछेंगे इसकी क्रिया विधि समझाइए। तो पहली बात, इस नाम क्या है इसका, SN1 है। अब क्रिया विधि कैसे होगी? यह क्रिया दो चरण में होती है। प्रथम चरण में क्या होता है कि जब नाभिक स्नेही एल्किल हैलाइड के संपर्क में आता है तो हैलोजन परमाणु धीरे धीरे टूटना शुरू होता है, और ये हटकर ब्रोमाइड के रूप में पृथक हो जाता है, मध्यवर्ती स्पीशीज कार्बोनियम आयन बन जाती है। जैसे ये क्या बन गया, कार्बोनियम आयन प्लस Br। ये क्या, स्लो, ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। अब सेकंड चरण में क्या होता है कि क्योंकि ये आयन जो मध्यवर्ती स्पीशीज बहुत ही क्रियाशील होती है, तो ये तुरंत नाभिक स्नेह से क्रिया करके यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। ये क्या होता है, फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट होता है। तो अब क्या, ये तो होगी क्रिया विधि। पूछ ले कि असंवन क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया विधि समझाइए। या परीक्षा में आपको एक समीकरण दी होगी, क्रिया का नाम और क्रिया विधि, आप समझ जाएंगे कि ये एलाइड है, और ये क्योंकि ये तृतीयक है तो आप लिखेंगे प्राथमिक, सॉरी तृतीयक एलाइड है, और ये कौन सी क्रिया, SN1 है। दो चरण होते हैं। प्रथम चरण में जो ही नाभिक स्नेही अणु के संपर्क में आता है
तो हैलोजन परमाणु संजय के इलेक्ट्रॉन लेकर धीरे धीरे हैलाइड के रूप में पृथक हो जाता है और मध्यवर्ती स्पीशीज कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है। ये स्पीशीज बहुत ही क्रियाशील होती है, तुरंत नाभिक स्नेह से क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। चूंकि इन दोनों पदों में प्रथम पद क्या है, एक धीमी गति का पद है जो कि वेग निर्धारक पद है। अतः ये जो अभिक्रिया का वेग है केवल एक ही अणु यानी एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसे क्या कहते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ भी आ जाता है कि 4 आपको दे देंगे हैलोजन कि इनकी क्रियाशीलता का घटता बढ़ता क्रम लिखिए। अब देखिए ये हैलोजन है, जैसे CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH, Cl और CH3CH3 तो परीक्षा में आ जाता है कि इनकी SN1 क्रिया का क्रियाशीलता का घटता या बढ़ता क्रम। तो याद रखना तृतीयक हैलाइड में SN1 क्रिया सर्वाधिक होती है। तो यह क्रम क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं 3 डिग्री तृतीयक हैलाइड, ये बोलते हैं 2 डिग्री, ये बोलते हैं 1, इसे बोलते हैं M मिथिल। तो क्रम क्या हो जाएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री, 1 डिग्री और M। तो ये इनका क्रम है। अब आ जाता है क्यों, प्रश्न आ जाता है कि तृतीयक हैलाइड ये SN1 क्रिया तीव्रता से क्यों देता है, ये देता है इनके कार्बोनियम के स्थायित्व का कारण है कि जब इनमें हैलोजन निष्कर्षण होता है क्या बनते हैं, मध्यवर्ती स्पीशीज के। यहाँ बनेगी तृतीयक कार्बोनियम आयन, यहाँ बनेगा द्वितीयक, यहाँ बनेगा प्राथमिक, यहाँ बनेगा मेथिल। तो चूंकि तृतीयक कार्बोनियम आयन का स्थायित्व सबसे अधिक हाँ, चूंकि तृतीयक हैलाइड जो क्या बनता है कार्बोनियम आयन, तृतीयक कार्बोनियम आयन का स्थायित्व सर्वाधिक होने के कारण SN1 क्रिया अधिक देता है। और ये जिन हैलोजन में क्या होता है असम्मित, जो तृतीयक हैलाइड क्या होते हैं असम्मित, यानी इस कार्बन में सभी समूह अगर अलग अलग हो इसे बोलते हैं असम्मित हैलाइड। इन हैलाइडों की क्रिया क्या होती है रेशमीकरण के द्वारा। या रेशमीकरण क्या होता है आगे बताएंगे, रेशमीकरण कि जो ध्रुवीय यानी जो असम्मित कार्बन वाले हैलाइड है उनकी SN1 क्रिया की क्रिया विधि क्या होगी रेशमीकरण। ये रेशमीकरण क्या होता है इसी चैप्टर में आगे बताया जाएगा। फिर आप इतना याद करना है कि SN1 क्रिया की परिभाषा क्या होती है। अब आता है SN2, क्या आता है SN2, नाम क्या हो जाएगा डाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी द्वि अणु के नाभिक नहीं SN2 बोले द्वि अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। यह क्रिया एक ही चरण में होती है। वो प्राथमिक हैलाइड में सबसे अधिक, जैसे CH3OH प्लस के OH CH3Cl प्लस OH माइनस चेंज CH3OH प्लस Cl माइनस। तो ये क्रिया प्राथमिक हैलाइड में सर्वाधिक होती है और एक चरण में होती है कि जैसे जब नाभिक नहीं एल्किल हैलाइड के संपर्क में आता है तो जो ये कार्बन के निकट आता है इसका हटना शुरू हो जाता है।
एक अवस्था ऐसी आती है कि जुड़ने वाला नाभिक नहीं और हटने वाला हेलोजन एक ही कार्बन बंधित हो जाता, इसे क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं? संक्रमण। जैसे एस संबंध में क्या बनी? मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन। एस संबंध क्रिया में मध्यवर्ती स्पीशीज क्या बनती है? कार्बोनियम आयन। और SN2 में क्या बनती है? संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था। तो ये क्या होती है? अस्थायी होती है और तुरंत हेलोजन का क्या हो जाता है? निष्कासन। और ये क्या बन जाता है? जैसे छाते में क्या होता है? एकदम छाता खुला हो, एकदम क्या हो, हवा आ जाए तो उल्टा हो जाता है। तो ये क्या था? ओच क्या है? तुरंत क्या हो जाएगा? एक्स की जगह आ जाता है। तो इसे बोलते हैं प्रतिपन। क्या बोलते हैं? प्रतिपन। तो चूंकि यह क्रिया एक ही चरण में होती है, इसको द्विअणु क्यों कहते हैं? इस क्रिया में क्या होता है कि इस अभिक्रिया में ये नाभिक नहीं और अभिकर्मक दोनों ही अणुओं पर वेग निर्भर करता है। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक नहीं दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। दोनों अणु एक ही साथ भाग ले रहे, इसे नाम दे दिया द्विअणुक नाभिक नहीं अभिक्रिया। और ये मैथिल या प्राथमिक हैलाइड में सर्वाधिक होती है। इसकी जो असम्मित हेलो एल्केन है उसकी क्रियाविधि क्या होती है? प्रतिपन के द्वारा। अब ये प्रतिपन क्या होता है हम आगे बताएंगे। तो यहाँ एक आ गया रेशमीकरण, एक प्रतिपन, ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट हम लेंगे। तो ये थी इसकी SN2 क्रिया। अब यहाँ प्रश्न आता है कि इसमें मैथिल समूह ही यानी मैथिल क्लोराइड सर्वाधिक क्यों होता है? अब यहाँ देख इसमें जो कर्म क्या है, इसमें ये कर्म होता है। SN2 क्रिया में ये कर्म होता है। अब ये उल्टा हो गया। उसमें क्या था? तृतीयक सबसे अधिक क्रियाशील और यहाँ मैथिल। कारण क्या है? देखिए इसके अंदर मैथिल में इस प्रकार 3 H होते हैं केवल। एथिल में CH3 एक H और एक H X और डाइमेथिल में X और ट्राइमेथिल में X। अब इनमें क्या आप जानते हो कि H का आकार छोटा होता है और एल्किल का आकार बड़ा होता है। CH3 का ये आकार, H का ये आकार है। प्रश्न आता है कि मैथिल हैलाइड में सर्वाधिक SN2 क्यों होती है और तृतीयक में कम क्यों होती है? इसका कारण है एल्किल हैलाइड के अणु का आकार। किसमें? एल्किल हैलाइड में जो मैथिल हैलाइड है उसमें कार्बन के साथ तीनों ही हाइड्रोजन है। इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इस कारण ये आने वाले नाभिक स्नेही को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। जो एल्किल समूह बट इनके आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये क्या करते हैं? इस समूह को अधिक घेर लेते हैं। अब यहाँ तीनों हो गए तो ये क्या है? X को लगभग घेर लेंगे तो आने वाले नाभिक स्नेही को ये बाधा पहुंचाते हैं। तृतीयक हैलाइड में तीनों ही एल्किल समूह होते हैं जिनके आकार बड़े होने के कारण ये त्रिविम बाधा पहुंचाते हैं। यही कारण है कि तृतीयक हैलाइड SN2 सबसे कम देता है और मैथिल हैलाइड सबसे अधिक। ये था दोनों क्रिया विधि। कल इनका अंतर कराएंगे। थैंक यू।